रांची में पहली बार होगा 2 दिवसीय इंडियन एयरफोर्स 19 और 20 अप्रैल को होगा भव्य आयोजन। तैयारियों को लेकर डीसी और एसएसपी ने की प्रेस वार्ता। पटना में पत्रकारों से रूबरू हुए केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ममता बनर्जी पर हमला करते हुए केंद्र सरकार को दी नसीहत। बोकारो पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया। ढुल्लू महतो के ससुराल वालों से की मुलाकात। ढुल्लू महतो की सास को श्रद्धा सुमन की अर्पित। रिम्स निदेशक पद से हटाए गए डॉक्टर राजकुमार विधायक सरयू राय ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा रिम्स में किया जा रहा सुधार सरकार को नहीं आया रास। और रांची में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शेदे ने किया संवाददाता सम्मेलन। सीएम सोरेन की विदेश यात्रा को बताया पर्यटन यात्रा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। पहली बार राजधानी रांची में लोगों को 2 दिवसीय इंडियन एयरफोर्स का एयर शो का नजारा जो है वो देखने को मिला। बताते चले कि भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से 19 और 20 अप्रैल 2025 को रांची के नामकुम स्थित आर्मी ग्राउंड में एयर शो का आयोजन किया जा रहा है। इस एयर शो के दौरान कई अद्भुत और भव्य नजारे देखने को मिलेगा। इसे लेकर डीसी मंजुनाथ भंजंत्री और डीआईजी से एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा और इंडियन एयरफोर्स की टीम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर इसकी जानकारी दी है। ये एयर शो काफी भव्य होने वाला है, जिसे लेकर जिला प्रशासन की भी तैयारी पूरी कर ली गई है। इस कार्यक्रम में राजधानी के तमाम स्कूली छात्रों को निमंत्रण दिया गया है। और 19 और 20 अप्रैल कल और परसों सुबह 9:45 से 10:45 तक खोजा टोली आर्मी ग्राउंड नामकुम में इंडियन एयरफोर्स के द्वारा एयर शो आयोजन किया गया है और जिला प्रशासन के साथ मिलकर राज्य सरकार के साथ और हम लोग बृहद तरीके से इसके संबंध में तैयारियां किए हैं और हम सभी लोग बहुत ही खुश हैं और प्राउड भी है कि हमारे भारतीय वायुसेना के टीम यहां आके इसको प्रदर्शन कर रही है। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि युवाओं में भारतीय वायुसेना के बारे में जानकारी देना और उनमें एक तरह का केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी पटना पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बात करने के दौरान ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए केंद्र सरकार को भी नसीहत देते हुए कहा कि केंद्र सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। तो वहीं बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा वाले सवाल पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे। उन्हीं के नेतृत्व में 243 सीट पर चुनाव होगा। पश्चिम बंगाल में वहाँ के राज्य सरकार का फेल्यूर है। लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार की होती है। उनके बॉर्डर से अगर कोई पार करता है तो उसको देखना चाहिए और कहीं कोई घटना घटी तो उसको त्वरित एक्शन लेना चाहिए। वो न करके जो वहाँ गड़बड़ कर रहे हैं, मिसक्रिएंट हैं, उन्हीं के वहाँ का ममता बनर्जी जी हैं उनका साथ दे रहे हैं। तो वैसी परिस्थिति में एक भारतीय संविधान के संघात्मक मूल पर इस तरह से सवाल उठा है और वैसी परिस्थिति में केंद्र सरकार की पहली नजर पड़नी चाहिए कि कोई राज्य किसी भी प्रकार से भारत का जो कानून बनता है उसके खिलाफ कैसे जा सकता है। अगर जाएगा तो उस पर कार्रवाई होगी। ऐसा मैं समझता हूँ कि केंद्र को डिसीजन लेना चाहिए और जो कुछ वहाँ हो रहा है सब ममता बनर्जी के स्तर पर हो रहा है। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया रांची के दुर्गापुर हवाई अड्डा जाने के क्रम में बोकारो पहुंचे। इस दौरान श्रम मंत्री धनबाद के बीजेपी सांसद ढुल्लू महतो के ससुराल चौफान बस्ती पहुंचे, जहां उन्होंने ढुल्लू महतो की सास के श्राद्ध क्रम में शामिल होकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान धनबाद सांसद ढुल्लू महतो, वाघमारा के बीजेपी विधायक शत्रुघ्न महतो, बोकारो जिलाध्यक्ष जयदेव राय समेत पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री ने इस दौरान ढुल्लू महतो के ससुराल वालों से मुलाकात कर संवेदना प्रकट की और इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर ने राज्य के बीजेपी विधायक सीपी सिंह के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सीपी सिंह के प्रति हमारे मन में आदर है। बीजेपी को चाहिए कि वह उन पर धर्म विशेष के लोगों के बारे में दिए गए बयान पर कार्रवाई करे। वैसे कांग्रेस उन पर प्राथमिकी दर्ज कराने को लेकर विचार कर रही है। कल रांची सदर विधानसभा के विधायक और कई पदों में रह चुके पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व काबीना मंत्री, मेरी जानकारी में संभवतः 6 बार रांची सदर
विधानसभा के विधायक सीपी सिंह जी ने इंटेंशनली, डिलिबरेटली और रिपीटेडली, कि कई बार क्या होता है, कोई वक्तव्य जो है स्लिप ऑफ टंग जिसको कहते हैं वो निकल जाता है, लोग पश्चाताप करते हैं या उसको सुधारते हैं। लेकिन सीपी सिंह जी ने जो मुसलमानों के संदर्भ में वक्तव्य दिया है, वो वक्तव्य एक बार नहीं बल्कि 2 बार दिया, रिपीट किया। अब सवाल है, मेरे मन में तो उनके प्रति आदर रहा है और हम लोगों का संस्कार रहा है, कांग्रेस पार्टी का राजनेता या कोई भी सामाजिक लोग किसी पार्टी के रहे, किसी समाज के रहे, उनका हम सम्मान करते हैं और सम्मान करेंगे। लेकिन हमको लगता है कि किसी न किसी कुंठा की वजह से और हताशा की वजह से, फ्रस्ट्रेशन की वजह से वो डिरेल हो गए। तो सीपी सिंह के विरुद्ध में अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमारे जो वरिष्ठ साथी यहां पर मौजूद हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे और चर्चा करने के उपरांत अगर निर्णय हुआ तो हो सकता है कि हम प्राथमिकी भी दर्ज करें उनके ऊपर। रिम्स निदेशक पद से डॉक्टर राजकुमार को हटाए जाने को लेकर विधायक सरयू राय ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। विधायक सरयू राय ने कहा कि डॉक्टर राजकुमार पर कार्रवाई इसलिए की गई है, इन्होंने रिम्स शासी निकाय बैठक में करोड़ों रुपए का गलत भुगतान करने का सरकारी आदेश नहीं माना और सही बात कह दी। इनकी ओर से रिम्स में किया जा रहा सुधार सरकार को रास नहीं आया, इसलिए उन्हें जल्दबाजी में हटा दिया गया। पहले उन्हें शोकोज देना चाहिए था। 2 दिन पहले रिम्स के शासी परिषद की बैठक हुई थी, उसकी खबरें अखबार में छपी थी। लगा कि शासी परिषद में किसी एजेंडा पर बात होने के बदले में डायरेक्टर किसको भुगतान नहीं कर रहा है, उसको भुगतान का आदेश दिया जा रहा है, ये भी खबर आई। और 2 दिन के बाद डायरेक्टर को सरकार ने हटा दिया। रिम्स एक स्वायत्त संस्था है, रिम्स अच्छा काम करेगा तो देश, राज्य की जनता को उसका लाभ मिलेगा। और निदेशक पद पर जो हम 3 साल के लिए बहाल कर रहे हैं और अचानक एक झटके से हटा देना, ये उचित नहीं लगता है। और इसलिए कि शासी परिषद की बैठक में डायरेक्टर ने खरी बात कर दी जो सरकार को पसंद नहीं आई। उन्होंने यही कहा कि भाई भुगतान करना है तो सरकार ने उसको भुगतान करना, उसके साथ एमओयू किया है, तो भुगतान सरकार कर दे, हम कैसे कर सकते हैं। अब इसी बात पर अगर निदेशक को हटा देंगे आप, तो तीसरे निदेशक हैं जो इसी तरह से अचानक हटा दिए गए। इसके पहले भी 2 निदेशक जो बड़े संस्थानों से आए थे, अच्छे डॉक्टर थे, फिर डॉक्टर राजकुमार भी अच्छे डॉक्टर हैं, न्यूरो सर्जन हैं। राजधानी रांची स्थित प्रदेश बीजेपी कार्यालय में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव की ओर से एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया गया। इस संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से झारखंड के मुख्यमंत्री सहित अन्य प्रतिनिधि मंडल के स्वीडन और स्पेन के विदेश यात्रा पर राजनीतिक टिप्पणी करते हुए इस यात्रा को पर्यटन यात्रा बताया। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ने स्पेन और स्वीडन की आर्थिक स्थितियां और अन्य विषयों पर बिंदुवार विश्लेषण करते हुए कहा कि झारखंड सरकार मूल रूप से पर्यटन घूमने और सपाटे के लिए इन देशों की यात्रा करने के लिए जारी है, न कि निवेश के लिए। से विदेश यात्रा पर जाना, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर्यटन यात्रा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। हमें पूरी उम्मीद है कि जब वो लौट कर आएंगे तो कुछ यादगार तस्वीर इन पर्यटन स्थलों के जरूर खींच कर लाएंगे, ऐसी हमारी उम्मीदें हैं। और झारखंड भी यही उम्मीद कर रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी पर्यटन अपनी यात्रा जब सफल होगी तो उसके बारे में विस्तार से बताएंगे कि किन किन टूरिस्ट स्पॉट का उन्होंने दर्शन किया। और कहते भी है ना, शौक बड़ी चीज होती है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी को ये शौक था कि वो पर्यटन करते, इन बहुत ही जो नेचुरल ब्यूटी से भरे दोनों देश है, वो स्वीडन की बात करें, स्पेन की बात करें, तो उनकी अगर उनको यात्रा करनी थी तो वो सिर्फ इसका नाम पर्यटन यात्रा देते तो बेहतर होता। इसमें इतना लंबा चौड़ा निवेश और विनिवेश यात्रा तमाम चीजें करने की आवश्यकता नहीं थी। देखिए, टैक्स पेयर्स मनी है, तो संभवतः माननीय मुख्यमंत्री जी टैक्स पेयर्स की मनी पे ये यात्रा करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने। असम राज्य के गुवाहाटी में आयोजित बिहू सम्मेलन के दौरान समस्तीपुर जिले के चर्चित युवा समाजसेवी राजू सहनी को आसानी परंपरा के
अनुसार सम्मानित किया गया। बताते चले कि राजू सहनी असम के गुवाहाटी में रहकर अपना व्यवसाय करते हैं और अपने गृह जिला समस्तीपुर के लोगों के हर सुख दुख में साथ रहते हैं। सिंहभूम की सांसद जोबा माझी ने मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र में 5 सड़क निर्माण योजनाओं का शिलान्यास किया। 11,46,58,200 रुपए की लागत से इन 5 सड़कों का निर्माण होगा, जिसमें सोनुआ प्रखंड में 4 और गुद्दी प्रखंड में 1 सड़कों का निर्माण होगा। ग्रामीण क्षेत्र के गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ने वाली इन सड़कों का हाल पिछले कुछ वर्षों से जर्जर हो गया था, जिससे ग्रामीणों को आवागमन में समस्या होती थी। अब इन सड़कों का निर्माण होने से क्षेत्र के ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा होगी। ये कुछ वर्षों पहले ये रोड का निर्माण हुआ था, काफी जर्जर हो चुका था और उनका सुंदरीकरण आज आपने देखा है। 5 रोड एक पैकेज में है, तो इसका शिलान्यास किया है। हम लोग ये जनता का सुविधा के लिए हमेशा ये मांग उठते रहा है कि ग्रामीण रोड खराब है, तो आज उन खराब रोड को सुदृढ़ करने के लिए आज हम सबों ने झारखंड सरकार की ओर से गुटखा और तंबाकू पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इन उत्पादों को बेचते हुए पकड़े जाने पर जुर्माना के साथ साथ कानूनी कार्रवाई के तहत जेल जाने तक की सजा भी निर्धारित की है। इसके बावजूद भी चतरा में पान मसाला, गुटखा सहित अन्य उत्पाद धड़ल्ले से बिक रहा है। हालांकि इस पर प्रतिबंध लगाने को लेकर जिला खाद्य नियंत्रण पदाधिकारी राजेश शर्मा से लेकर जिला परामर्शी तंबाकू नियंत्रण पदाधिकारी रशीम दुबे की ओर से लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। जिला परामर्शी रशीम दुबे ने बताया कि सरकार की तरफ से आदेश जारी किए जाने के बाद से लेकर शायद ही कोई ऐसा प्रखंड होगा जहां छापेमारी नहीं की गई होगी। उन्होंने कहा कि सभी प्रखंडों के दर्जनों पान, गुटखा और सिगरेट बेचने वाली दुकानों पर न सिर्फ छापेमारी अभियान चलाया गया, बल्कि इन दुकानदारों पर हजारों रुपए का आर्थिक जुर्माना लगाते हुए सभी दुकानदारों को सिगरेट का विज्ञापन से संबंधित पोस्टर को दुकान और दुकान से बाहर नहीं लगाने का निर्देश भी दिया गया। कोटका 2003 के तहत हम लोग कार्रवाई करते हैं तंबाकू नियंत्रण के लिए, और इसके तहत हमारा त्रिस्तरीय छापामार दस्ता बना हुआ है, जो कि जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, पंचायत स्तर पे बना हुआ है। और इसी के तहत अलग अलग ब्लॉक में, जिला में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और लगातार इससे हो रही है। हम लोगों ने इसके तहत लोगों को ट्रेन भी किया है, प्रशासन को, पुलिस को इनको ट्रेनिंग दी गई है, छापामारी कर रहे हैं और प्रावधान जो उसके धारा 4, 5, 6, 7 है, उसके तहत हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जहां FIR करना FIR करते हैं, जहां फाइन का प्रावधान है वहां फाइन करते हैं। बोकारो जिला अब स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक और उपलब्धि की ओर बढ़ रहा है। आपको बताते चले कि जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में चास के अमृत पार्क 5 के पास एक अत्याधुनिक हेल्थ प्लस हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की शुरुआत होने जा रही है। बताया गया कि करीब 300 बेड वाले इस मॉडर्न फैसिलिटी युक्त अस्पताल में छत के नीचे तमाम जरूरी और उन्नत स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। अस्पताल में जल्द ही OPD सेवा की भी शुरुआत की जाएगी। यहाँ पेशेंट सेंट्रिक हॉस्पिटल होगा, जिसमें पेशेंट की सुविधा और पेशेंट का हित ही सर्वोपरि माना जाएगा। नंबर 1, नंबर 2 ये होगा कि हम लोग प्रयास करेंगे कि किसी पेशेंट का हम लोग अर्ली शुरू में उसका डिटेक्शन हो जाए बीमारी का और उसका इलाज समुचित हो, सो दैट कि उसको बाद में रिकरेंस किसी चीज की होने की संभावना कम रहे। दूसरा चीज हम लोग को बोकारो के लिए हेल्थ प्लस यहाँ एक बहुत ही अच्छे हॉस्पिटल की आवश्यकता थी और वो हम लोग यहाँ पूरा करने जा रहे हैं। यहाँ सबसे बड़ी बात है कि हर तरह की फैसिलिटीज एक ही छत के नीचे उपलब्ध होगी। जैसे कि यहाँ आउटडोर की फैसिलिटीज भी है, इमरजेंसी जो केसेस आते हैं, चाहे वो ट्रॉमा का हो, चाहे वो सीरियस पेशेंट्स हो, वो टैकल करने की व्यवस्था है। और उसके अलावे भी पैथोलॉजी, जैसे बहुत सारे हॉस्पिटल्स में क्या होता है कि आपको एक्सरे के लिए दूसरी जगह जाना पड़ेगा, इकोकार्डियोग्राफी के एज पर हमारे डिपार्टमेंट जो है, हमारा ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट है, ठीक है ना, तो चूंकि ये हाईवे के बहुत नजदीक है, सटा हुआ है, तो ज्यादा चांसेस यही है कि ट्रॉमा पेशेंट्स ज्यादा आएंगे, ठीक है। तो ट्रॉमा पेशेंट्स आएंगे तो हम लोग उसको टैकल करने के लिए हम लोग तैयार है। 24/7 हमारा इमरजेंसी एंड ट्रॉमा सेंटर सब चलेगा। अभी तक तो जो मैंने जाना है, मॉड्यूलर OT है, हमारे पास CR है, ठीक है, हमारे पास मतलब हर एक इक्विपमेंट ऐसा है जिसके चलते हम मॉडर्न सर्जरी कर सकते हैं, अच्छे से अच्छे सर्जरी कर सकते हैं।
मतलब इमरजेंसी सर्जरी भी हमारा। प्राइसिंग सर कैसा है, कॉम्पिटिटिव कैसा है? प्राइसिंग का तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बता सकता हूँ, बट वो तो सर बताया ही, ठीक है। बट हमारे पार्ट से जो है टेक्निकल में वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे इक्विपमेंट्स है और हम लोग एनडीए की परीक्षा में देश भर में सरायकेला की रहने वाली आधा सिंह ने 136 रैंक प्राप्त किया है। वे इस परीक्षा में चयनित होने वाली झारखंड की एकमात्र लड़की हैं। साथ ही परिवार का दावा है कि वो झारखंड की पहली लड़की हैं जिनका चयन एनडीए के लिए हुआ है। आदित्यपुर कल्पनापुरी निवासी आधा सिंह की घर पहुंचने पर आदित्यपुर के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। आतिशबाजी और ढोल नगाड़े के बीच कॉलोनी की महिलाओं और पुरुषों ने आधा सिंह को सर आंखों पर बिठाया और अपनी इस उपलब्धि पर आधा सिंह ने कहा है कि इसका श्रेय पूरी तरह से मां शशि रेखा और मामा रविशेखर सिंह को दिया है। उन्होंने हमेशा डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करना और देश रक्षा के भावना के प्रति प्रेरित किया है। एनडीए एग्जामिनेशन निकाला है, दूसरा वाला 2024 का डिफेंस में जाते हैं इसके थ्रू, और मेरा पहला प्रेफरेंस नेवी था जाना। कैसे तैयारी कर रहे थे इसको? मतलब मैंने तैयारी 2023 में चालू की थी, फिर 2024 में सीरियस जर्नी नाम की कोचिंग है, वो फेज 1 फेज 2 एग्जामिनेशन कराते हैं, उससे वो फ्री की कोचिंग देते हैं, मैं उससे पढ़ती थी। उसके अलावा भी मेरी मम्मी पढ़ाती थी मेरे को, और एसएसबी की ट्रेनिंग मैंने दिल्ली एमास से जाकर दी थी। लड़कियों के लिए काफी टफ फील्ड है, फिर अपने कैसे इसको चुनने का सोचा? मैं स्पोर्ट्स प्लेयर थी, बैडमिंटन प्लेयर थी, तो ये बैडमिंटन और ये एक तरह से बोलूं तो सेम ही था, दोनों में डिसिप्लिन ये सारी चीजें सेम थी, तो इसीलिए ये था कि डिफेंस में जाना है। अब जब मैंने छोड़ा तो पूरे झारखंड शहनाई और ढाक एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है। इनका उपयोग पुराने समय से शादी विवाह और अन्य शुभ कार्यों में किया जाता है। वर्तमान समय की बात करें तो आधुनिकता के दौर में ये पारंपरिक वाद्य यंत्र लुप्त से होते जा रहे हैं, लेकिन आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में शादी विवाह, पूजा पाठ और अन्य धार्मिक आयोजनों में ढोल ढाक और शहनाई का उपयोग अनिवार्य माना जाता है। इस वाद्य यंत्र को बजाने वाले कलाकारों से बात करने पर उन्होंने कहा कि यह हमारी परंपरागत धरोहर है। वर्तमान समय में इसका कम उपयोग होने से हमें आर्थिक संकट से भी गुजरना पड़ता है। पहले से जो हम लोग का आजादा से जो चल रहा है वो चलाते आ रहे हैं। अब जो कि अभी का जो जनरेशन है वो थोड़ा थोड़ा इसको इग्नोर कर रहा है, और हम लोग सोच रहे हैं कि इसी को हम लोग लेके चले। और हमारे जो जैसे कहने का मतलब है कि जो थोड़ा सा नीचे पोजीशन का वाला आदमी है या ऊंचा पोजीशन वाला का आदमी है, उस सब में ये काम आ जा सकता है और इसका बिना काम नहीं होता है। खबर गोड्डा से है, जहां गुरुवार को जिले के ठाकुरगंगटी थाना इलाके के मंडोर में ई रिक्शा और बाइक चालक के विवाद से दो समुदाय में तनाव का माहौल बन गया। मामला इतना बढ़ा कि मौके पर साहिबगंज और गोड्डा जिले के तकरीबन 7 थानों के पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा और पूरा बाजार पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। मौके पर महागामा अनुमंडल पदाधिकारी आलोक वरण केसरी और महागामा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चंद्रशेखर आजाद भी पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद दोनों पक्षों के विवाद को शांत करवाया गया। जो सर के द्वारा बताया गया कि स्थिति पूरी तरह से सामान्य है और जो दोषी हैं उनके समक्ष जो कानूनी प्रक्रिया वो पूरी तरह से विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। ऐसा कैसे स्थिति उत्पन्न हो गया सर? 2 लोग थे, लड़ गए आपस में, है ना, और वो स्थिति अभी पूरी तरह से अफवाह पे बिल्कुल ध्यान नहीं दें और पूरी तरह से सामान्य है। दोनों पक्ष के लोग आपसी भाईचारे के साथ हैं और कोई इसमें पुलिस एमजीए थाना अंतर्गत रूहीडीह में आयुष्मान आरोग्य मंदिर अस्पताल के इंचार्ज ज्योति कुमारी पर कुछ लोगों ने हमला कर घायल कर दिया, जिससे उनकी हालत गंभीर हुई है। उन्हें इलाज के लिए टीएमएच हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। घटना के संबंध में घायल चिकित्सा कर्मी के भाई प्रेम प्रकाश ने बताया कि सुबह सुबह कुछ लोग अस्पताल पहुंचे और बिना कुछ बात किए अचानक से हमला कर दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। वो घर में ही थी, वहीं डिस्टेंस वहीं है, वहीं पर हाँ, वहीं पर रहती है। हाँ, तो नीचे में ही थी तो सोचे कि कोई पेशेंट है, हाँ, तो पेशेंट को सोचे कि पेशेंट है यार, अचानक से लोग जो है बिना कहे पूछे पता नहीं अचानक से वार कर दिया पूरा। क्या लोग बुलाया था नीचे? क्या लोग बुलाया था नीचे? लोग नहीं, वो नीचे में ही थी, अचानक से लोग आया। हाँ, अचानक से ये 4 आदमी मिलकर अचानक से पूरा क्या चीज से आया? कुदाल से मार दिया था अचानक। क्या चीज से आया? ये नहीं पता, मैं तो ये अस्पताल परिसर के अंदर में, मतलब घर क्वार्टर में ही, हाँ, अपने हॉस्पिटल के अंदर में।
एक ज्योति महतो राम करके एक महिला है, उसका जिसके साथ मारपीट की घटना हुई है और ये किनके साथ जो है ये क्लियर अभी तक नहीं हुआ है। इसका हम लोग जांच कर रहे हैं। चौकीदार को सूचना मिला, चौकीदार वहाँ पर गए और थाना को बताया गया और उसको उसके पति द्वारा यहाँ इलाज के लिए लाया गया है। और उसमें हम लोग सारे एंगल को देख रहे हैं कि किसके द्वारा ये घटना कारित किया जा सकता है और सारे एंगल को हम लोग जाँच कर रहे हैं। क्या स्थिति है अभी ज्योति की? ज्योति का स्थिति तो अभी एडमिट है, इलाज चल रहा है। डॉक्टर लोग भी बेहतर बता पाएंगे कि उसकी क्या लगता है प्रथम किस लिए मारपीट हुआ? अब ये तो हम लोग जांच के बाद ही क्लियर करवाएंगे। क्या चीज से मारा गया है? मारा अब क्या गया है वो भी जरूरी रिपोर्ट डॉक्टर से क्लियर कर पाएंगे। राजधानी रांची की चान्हो थाना पुलिस ने गांजा के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। इस संबंध में ग्रामीण एसपी सुमित अग्रवाल ने बताया कि पुलिस ने ये कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की। ग्रामीण एसपी ने आगे कहा कि पुलिस उपाधीक्षक बेड़ो के नेतृत्व में रघुनाथपुर गांव में 35 वर्षीय संतोष कुमार साहू पिता स्वर्गीय घिरपू साहू के घर और दुकान में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से 450 ग्राम गांजा, 115 पीस गांजा, भरा हुआ सिगरेट और 4 ऑनरेक्स सिरप भी बरामद किया है और साथ ही संतोष कुमार साहू को भी हिरासत में ले लिया गया है। छानो थाना अंतर्गत रघुनाथपुर में एक संतोष कुमार साहू है जिसके घर में अवैध रूप से गांजा की बिक्री की जाती है। इसी सूचना के सत्यापन हेतु पुलिस उपाधीक्षक के साथ एक टीम का गठन किया गया और चारों तरफ से कॉर्डन करते हुए छापामारी की गई। तो छापामारी में हम लोगों के पास 450 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ है और साथ ही साथ 95 पीस एक छोटा सिगरेट जिसमें कि ऑलरेडी गांजा भरा हुआ है और 15 पीस ब्लेजअप कंपनी लिखा हुआ है, उसमें भी गांजा का वो सिगरेट है जिसमें गांजा और मतलब तंबाकू दोनों मिक्स है वो सिगरेट में। और इसके अलावा 4 पीस नॉरेक्स सिरप जो बैंड है वो नॉरेक्स सिरप मिला है, 70 पीस व्हाइटनर जिसको रुई में या कपड़े में दे के नशा किया जाता है और 45 पीस गांजा पीने वाला चिलम बरामद किया गया है। इनके द्वारा सूचना हमें प्राप्त हुई है कि ये गांजा और बाकी आइटम कहाँ से लाते हैं, उसके बारे में हम लोगों को पता चल गया है। वो अभी फरार है। हम लोग लगातार छापामारी कर रहे हैं और उम्मीद है कि इससे और बड़ा खेप पकड़ाने की। बोकारो में पिंडरा जोरा थाना क्षेत्र के 4 लेन चौरा पावर ग्रीन मोड़ के पास हुए सड़क हादसे में 2 पुरुष और 1 महिला घायल हो गए। हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने मुख्य सड़क को जाम कर दिया और आपको बताते चले कि आईटीवाई मोड़ से सेक्टर 12 पुलिस लाइन की तरफ से जा रहे ट्रक ने एक ऑटो को बचाने के दौरान साइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिसमें चौरा बस्ती के रहने वाले शक्तिपद बावरी के साथ एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। इसी हादसे में ऑटो सवार एक महिला भी घायल हो गई है। तीनों घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी अभिषेक रंजन ने बताया कि हादसे की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे हैं और एक व्यक्ति की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। लोगों को समझा बुझाकर सड़क जाम हटाने का प्रयास किया जा रहा है। हम लोग को सूचना मिला था कि एक ट्रक वाले साइकिल वाले के साथ एक्सीडेंट कर रहे थे, जिसके कारण इंजर्ड हो गए हैं साइकिल सवार, जिसको इलाज के लिए मेडिकेंट में भेजे हैं। इसे अभी थोड़ा सा रोड जाम हो गया है। सरायकेला की कपाली पुलिस ने मोहम्मद हुसैन नामक युवक की हत्या मामले का खुलासा कर दिया है। आपको बताते चले कि बीते 15 अप्रैल को ताजनगर में मोहम्मद हुसैन नामक युवक की हत्या कर दी गई थी। इस मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने 3 अपराधी कर्मियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें मोहम्मद सलाउद्दीन, मोहम्मद अब्दुल अंसारी उर्फ सोनू और मोहम्मद कलीम के नाम शामिल है। पदाधिकारी को सूचित करते हुए घटनास्थल पर जाते हैं और शव की पहचान कराते हैं। उसी क्रम में इसकी पत्नी मोहम्मद हुसैन जो मृतक हैं, उसकी पत्नी अरीबा परवीन द्वारा अपने पति के रूप में इसका सत्यापन किया गया, जो मुख्यतः आसन नगर डेमडूबी का रहने वाला है। तत्पश्चात इसमें जो हत्या का कारण था वो पता करने के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक टीम का गठन किया जाता है और इसमें धरपकड़ में प्रयास करते हैं। उसी क्रम में इसमें 3 अभियुक्त की गिरफ्तारी होती है। जो घटना में प्रयुक्त पत्थर है उसको विधिवत जब्त किया गया है और अभियुक्त जो है वो अपने कांड में समझौता के बिंदु पर स्वीकार किया है और आज इन लोगों को न्यायिक हिरासत में। सीतामढ़ी में मजार से लौट रहा एक परिवार बाइक सहित नदी में गिर गया। घटना के संबंध में बताया गया कि लाल बाबू दर्जी की बाइक अनियंत्रित होकर और बागमती नदी में गिर गई। लाल बाबू दर्जी ने तैरकर अपनी जान बचा ली, लेकिन उनकी पत्नी नजमीन खातून और उनके 2 बच्चे, जिनकी उम्र 2 और 4 वर्ष बताई जा रही है, वो नदी में ही डूब गए। मौके से नाजमीन खातून और उनके एक बच्चे का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि एक बच्चे की तलाश जारी है।
हमको कार्यकर्ताओं द्वारा सूचना मिला कि 3 व्यक्तियों का डूबने से देहांत हो गया है, डूब गया है 3 व्यक्ति। हमने यहाँ स्पॉट पर आया है और पता चला कि एसडीआरएफ की टीम को भी आने में काफी समय लग गया। तो हमने तत्काल एसडीओ सर से बात करके यहाँ अभी एसडीआरएफ की टीम पहुंची है। 2 बॉडी मिल चुका है, 1 बॉडी की तलाश जारी का प्रक्रिया जारी किया जा रहा है। राजधानी रांची का मौसम सुहाना हो गया। दरअसल दोपहर के बाद ओलावृष्टि के साथ बारिश हुई, जिसके कारण वातावरण सुहाना हो गया है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि ओलावृष्टि के बाद बर्फ के ओले के साथ कैसे लोग मस्ती करते नजर आए। दिन भर की उमस से लोगों को छुटकारा मिला, जिससे लोग राहत महसूस कर रहे हैं। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।